नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था अपने हिंदी व्याकरण का जो है सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा सेशन था हिंदी व्याकरण का, इससे पहले हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 में लगभग 4 से 5 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं और काफी अच्छे से हमने उन चैप्टर्स को पढ़ा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि उन चैप्टर्स से रिलेटेड जो आपका काम है वो आप सारा अपनी नोटबुक में करें और कहीं पर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तो आप लोग, आशा करती हूँ मैं कि उस बुक में आप काम कर रहे होंगे अच्छे से, और कहीं पर भी आपको लगता है कोई डाउट होगा तो वो भी आप क्लियर करें। और साथ में हम व्याकरण जो हमने अपना शुरू किया है इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि व्याकरण व्याकरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा जानते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान एवं प्रयोग शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान करते हैं। अब देखिए, हमने कहा भाषा, पहले हमने कहा भाषा, फिर हमने कहा व्याकरण, फिर हमने कहा व्याकरण और फिर हमने कहा भाषा। यानी कि ये जो भाषा और व्याकरण है ये क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाषा की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई थी लास्ट सेशन में कि भाषा होती क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। समाज में रहने वाला व्यक्ति है, समाज में रहने वाला प्राणी है। और समाज में रहते हुए सबसे पहले वो अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने विद्यालय, अपने जो उसका वर्किंग प्लेस है, उसका समाज, वहां पर वो अक्सर जो है लोगों के संपर्क में रहता है, ठीक है। सबसे पहले परिवार में रहता है, तो वहां पर उसको लोगों से अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, यानी कि अगर उसको कुछ कहना है, किसी की बात सुननी है, तो उन सब चीजों के लिए वो क्या करता है? भाषा का प्रयोग करता है। और देखिए, इसीलिए मनुष्य को जो है संसार के सभी जीवों में, सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम माना जाता है, क्योंकि उसकी अपनी एक भाषा होती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी या जीव जंतु इनकी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन ये केवल कुछ ध्वनियों से अपनी बात को व्यक्त करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, और जो समझ में नहीं आती है, यानी कि वो हमारी समझ से परे है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है। लेकिन जो मनुष्य अपनी बात को दूसरों को बोलने के लिए एक बिल्कुल तरीके से अपनी बात को व्यक्त करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? एक साधन है विचारों के आदान प्रदान का और मनुष्य के एक दूसरे की बातों को सुनने का, समझने का, अपनी बात को समझाने का, ये क्या है? एक साधन है। तो यहाँ पर हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है विभिन्नताओं वाला देश है हमारा। और यहाँ पर अलग अलग जगह, जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि राजस्थान, ठीक है ना, दक्षिण भारत, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी जो जगह है, इनकी आप देखेंगे कि सब जगह का वातावरण अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, सभ्यता संस्कृति में अंतर है। तो इसी तरह से भाषा में भी अंतर होता है, यानी कि जो भाषा बोलियां हैं वो भी अलग होती हैं। तो इस तरह से हमारे भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, जैसे कहीं पे हिंदी, कहीं पे पंजाबी, कहीं पे कश्मीरी, कहीं पे राजस्थानी, कहीं पे तमिल, कहीं पे मलयालम आदि, कहीं पे कन्नड़, कहीं पे भोजपुरी, कहीं पे बांग्ला। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सोचिए कितनी सारी भाषाएं हैं और उनमें से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि उसमें से हम उन 22 भाषाओं में अपना साहित्य जो है लिखते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि विश्व में एक दूसरी भाषा भी है जिसको हम कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज। अब देखिए, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, वो क्या होती है, हमारी अपनी भाषा होती है जब हम घर में रहते हैं। देखिए, एक होती है मातृभाषा, जो हम, अब देखिए हिंदी भी हमारी मातृभाषा हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे हम जैसे मैंने आपको बताया था बोलियां, जो स्पेसिफिक रीजन्स में बोली जाती है, विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है। तो आपने देखा होगा जब घर में माहौल इस तरह का होता है, सब लोग गढ़वाली में बात कर रहे हैं, कुमाऊनी में बात कर रहे हैं, या अवधी में बात कर रहे हैं, भोजपुरी में बात कर रहे हैं, ब्रज भाषा में बात कर रहे हैं, या कोई भी अलग अलग। तो जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सीखता कैसे है भाषा को, अनुकरण से सीखता है, यानी कि वो शुरुआत से तो एकदम से बोलना नहीं सीख जाता। तो यहाँ पे हम शुरू में उसको मूर्त रूप में चीजें सिखाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ये पानी है, ठीक है ना, तो अगर हम पानी को पानी बोलते हैं तो हम उसको सिखाएंगे कि ये पानी है, यानी कि अपनी भाषा में हम उसको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई उसकी मातृभाषा। लेकिन जैसे मैंने कहा, विश्व में दूसरी भाषा भी बोली जाती है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारी दूसरी भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था भाषा के रूप। तो भाषा के रूप में मैंने यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 2 रूप भाषा के बताए थे, यानी कि तरीका किस तरह से मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। तो ये यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो आता है मौखिक भाषा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था मौखिक, यानी कि जो मुंह से बोलकर। तो ये कब से शुरुआत है, ये भाषा का बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम रूप है, यानी कि जब मनुष्य जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था, तो वो अपने भावों को, अपने मन की बातों को, अपने विचारों को केवल बोलकर ही व्यक्त करता था, केवल बातों से वो व्यक्त करता था, और उसी को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड बताया था लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या बताया था कि जब उन्हीं मौखिक भाषा को विशेष प्रकार के ध्वनि चिन्हों से हम लिखते हैं, तो लिखकर व्यक्त करते हैं, किसी को बताना हो। अब देखिए, जैसे मौखिक भाषा है, तो मौखिक भाषा, अभी मैं आपको जो भी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी चीजें बता रही हूँ, ये मौखिक भाषा है, ठीक है ना। तो जैसे आप क्या करते हैं, कहीं पर भाषण सुनते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, भाषा का मौखिक। मोबाइल फोन में बात करते हैं, क्या है, भाषा का मौखिक माध्यम है। क्या है ये सब, मौखिक माध्यम है। ये एग्जाम्पल के लिए भी आता है, ठीक है ना, कि मौखिक माध्यम क्या होते हैं और लिखित माध्यम क्या होते हैं। अब लिखित माध्यम क्या होता है, लिखित मतलब जहां लिखकर व्यक्त करते हैं। अब जैसे मैं जो कह रही हूँ उसको मैंने यहाँ पर लिखकर भी आप लोगों को दिखाया है, तो ये लिखित माध्यम है भाषा का। क्या है, लिखित माध्यम, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हमने पढ़ी थी, मैं रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने लास्ट सेशन में भी ये पढ़ी होंगी चीजें। उसके बाद बोलियां पढ़ी थी। तो बोलियों के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जब कोई भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, यानी कि क्षेत्रीय रूप जो होता है भाषा का, उसको बोली कहते हैं, ठीक है। तो बोली में जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो मैथिली है और अवधी है, मारवाड़ी है, ये सब क्या है, ये बोली है। और किसकी बोलियां हैं, हिंदी की। और इसको मैंने एक नाम और दिया था, अगर किसी को याद होगा तो कौन बताएगा मुझे। एक नाम और दिया था मैंने इसको, तो जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नोट किया होगा, काफी अच्छी बात है। तो इस बोलियों को ही मैंने उपभाषाएं नाम दिया था। क्या दिया था, उपभाषा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर जो बोलियां बोली जाती हैं उनमें आपका बोली जाती है गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। और ये कुछ बोलियां जैसे मैंने बताया, अवधी, मैथिली, मारवाड़ी, भोजपुरी, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, और ये क्षेत्र विशेष के अंतर्गत बोली जाती है। उसके बाद हमने लिपि के बारे में बताया था, लिपि किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि भाषा को, किसी भी भाषा को
प्रकट करने के लिए, यानी कि जब हम कोई भी चीज मुंह से बोल रहे हैं तो उसको प्रकट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए हमने कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए हैं, ठीक है ना। और उन्हीं ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है ना। तो लिपि के बारे में पढ़ा था और मैंने यहाँ पर फिर आपको नोट करवाया था, आप सभी ने नोट किया होगा कि जितनी भी मैंने आपको अलग अलग भाषाएं बताई, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो क्या सभी भाषाओं के ध्वनि चिन्ह सेम होते हैं? अच्छा, मुझे कोई बताएगा अपनी तरफ से कि क्या सभी भाषाओं के ध्वनि चिन्ह सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं? हैंड रेस करके बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे कि क्या सभी भाषाओं के ध्वनि चिन्ह एक जैसे होते हैं, हाँ या ना। आप माइक ले सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। एक वर्ड में आंसर देंगे कि क्या सभी भाषाओं के ध्वनि चिन्ह एक जैसे होते हैं। हमने लिपि की बात कही और हमने लिपि को कहा कि ये वो ध्वनि चिन्ह है जिसको हम किसी भी भाषा को, यानी कि मौखिक भाषा को प्रकट करने के लिए चिन्ह जो हमने निर्धारित किए हैं उनको हमने कहा लिपि। तो क्या सभी भाषाओं के ध्वनि चिन्ह सेम होते हैं? तो हमने कहा कि क्या सभी भाषाओं की, देखिए अगर इस तरह से हम एक ही टॉपिक पर इतने दिन अगर हम पढ़ेंगे ना तो फिर हम आगे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। हमने कहा कि क्या सभी भाषाओं के ध्वनि चिन्ह सेम होते हैं, तो उत्तर है नहीं, नहीं होते सभी ध्वनि चिन्ह सेम, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, सभी भाषाओं की लिपियां बताई थी। तो जैसे मैंने हिंदी की जो लिपि बताई थी वो क्या थी? देवनागरी। नोट करवाया था बकायदा आप सभी को। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, बंगाली की लिपि बांग्ला, ठीक है ना। और संस्कृत की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी आपको लिपियां बताई थी अलग अलग, जो कि अलग अलग भाषाओं के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पढ़ी थी लिपि, और लिपि क्या होती है, किसे कहते हैं। अब मुझे लगता है दोबारा आप लोगों को यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि भाषा की ध्वनियों को, यानी कि भाषा के मौखिक रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। यानी कि मौखिक भाषा को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है लिपि। उसके बाद हमने पढ़ा था व्याकरण। अब देखिए लिपि के बाद देखिए व्याकरण, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं। और व्याकरण में मैंने आप लोगों को बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। क्या करता है? भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। अब देखिए नियम निर्धारित करने का मतलब क्या है। अगर आप लिख रहे हैं आम, अगर आपको आम लिखना है तो आप वहां पर आ की ही मात्रा लगाएंगे, ना कि ई की, ठीक है ना। तो ये होते हैं नियम, कुछ नियम होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं इन सब चीजों को। तो व्याकरण वह शास्त्र है, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है इसको, क्योंकि यहीं से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो इसको नोट कर ले। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो अब देखिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन व्याकरण काम कैसे करता है, चलता कैसे है। तो व्याकरण काम करता है अपने इन अंगों के आधार पर, इन भागों के आधार पर, ठीक है। तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं, 3 रूप होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। क्या होता है वर्ण विचार, किसे कहते हैं वर्ण विचार?
अब देखिए, हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है, तब जाकर हम वर्ण विचार को समझेंगे। तो वर्ण मैंने यहाँ पर कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। अब वर्ण समझ में आ गया कि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उसके बाद हमने कहा वर्ण विचार। विचार करना मतलब, विचार करना मतलब उसके बारे में सोचना, गहराई से सोचना, उस पर विचार करना। ठीक है ना। तो वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसमें हम वर्णों का, ठीक है, वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जहां पर हम वर्णों के आकार, आकृति, बनावट और उच्चारण, वर्णों के आकार, वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण पर विचार करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वर्ण है क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचार क्या है, जहां पर हम वर्णों के आकार, उनकी बनावट, उनके उच्चारण पर विचार करते हैं। यानी कि कैसा उसका आकार होना चाहिए, कैसा उसकी बनावट होनी चाहिए, कैसे उसका उच्चारण होना चाहिए, इस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप छोटे होते हैं तो सीधे पहले स्कूल में आपको ये सब चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, यानी कि आप सर्कल बनाइए, ट्राइंगल बनाइए, और आप एक रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए। ठीक है, आपसे ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं। क्यों? ताकि आपका कंट्रोल जो है पेंसिल पर बना रहे, आप उसको पकड़ना सीखें, आप उससे लाइन खींचना सीखें, आप सीधी लाइन खींचना सीखें, आप स्ट्रेट लाइन खींचना सीखें, आप स्लांटिंग लाइन खींचना सीखें, आप एक सर्कल बनाना सीखें, आप एक ट्राइंगल बनाना सीखें। यानी कि आप पेंसिल को प्रॉपर पकड़ना सीखें। ठीक है ना। उसके बाद आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप वर्णों को लिखते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले आपको क्या सिखाई जाती है, हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले स्कूल जाते वक्त आपको क्या सिखाई जाती है, हिंदी वर्णमाला सिखाई जाती है। तो हिंदी वर्णमाला में आप क्या सीखते हैं, हिंदी वर्णमाला। आप देखिए, ये वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जब वर्णों का एक पूरा ग्रुप होता है, वर्णों का जब एक पूरा समूह होता है, इसे ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के एक पूरे समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो यही वर्णमाला आप सीखते हैं। ठीक है। अब हमने कहा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पर जो आपके वर्ण है, उसमें से इसको दो भागों में बांटा जाता है वर्णों को। इसके दो भेद बताए जाते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है ना। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखिए, स्वर क्या है, स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में हमें कोई भी ऐसा दूसरे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए हमने उन्हें स्वर कहा। क्या? स्वर। जैसे आ, इह, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। अब देखिए, ओ, औ तक आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, आपने देखा जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी हमारा दूसरा साउंड इसमें नहीं है। आ, इह, ई, उह, ऊ। ठीक है, कोई भी दूसरा स्वर नहीं है। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों को उच्चारित करने में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता
नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि हम उनका उच्चारण क्या करते हैं, स्वयं से कर लेते हैं, हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो जब हमने हिंदी वर्णमाला की बात की, तो हिंदी वर्णमाला जो है उसमें आपके टोटल जो है कितने हैं, 44 वर्ण हैं। ठीक है ना, टोटल कितने हैं आपके 44, 44 वर्ण हैं। 44 वर्णों में आपके 11 हैं स्वर और 33 हैं आपके व्यंजन। अब देखिए, मैंने यहाँ पर केवल अभी स्वर के बारे में आपको बताया है कि स्वर होता क्या है। स्वर वर्णों के उच्चारण में के लिए अन्य ध्वनियों का सहायता, जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जिनके उच्चारण में हमें अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, आ, इ, ई। ठीक है, अब ये क्या है आपके स्वर वर्ण, ये सब क्या है आपके स्वर वर्ण है, यानी कि इनके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब एक बार इसे काउंट करके देखेंगे सबको कि कितने हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, ये संगीत वाला स्वर नहीं है, ये वर्ण वाला स्वर है, यानी कि स्वरों के भेद, जो आपका वर्ण है, वर्ण में आपका स्वर और व्यंजन दो टाइप के होते हैं वर्ण, तो जो उसमें स्वर हैं वो कितने हैं, 11 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो स्वर समझ में आया आप लोगों को, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। अ, आ, इ, ई, उह, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, 11 आपके स्वर हैं। उसके बाद देखिए, स्वरों के भी भेद बताए जाते हैं, यानी कि जब आपको स्वरों को समझना होता है ना, तो स्वरों के भी भेद बताए जाते हैं। किसके, स्वरों के भेद। ठीक है, स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो स्वरों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद मुख्य रूप से स्वर के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर। क्या होता है आपका दीर्घ स्वर, किसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। देखिए, लास्ट सेशन में हमने केवल यहीं तक पढ़ा था, और आज हमारा जो टॉपिक यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है और महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक सुने, और कहीं पर कोई डाउट लगता है तो उसे जरूर क्लियर करें। तो हमने कहा स्वरों के 3 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब हम आते सबसे पहले दीर्घ स्वर पर। तो जो दीर्घ स्वर है वो क्या है, जैसे आ, उ, ई, ए, आई, ओ, औ। अब कैसे समझ में आएगा कौन सा दीर्घ स्वर है और कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा प्लुप्त स्वर है, ये कैसे समझ में आएगी हमें बात। अब देखिए, हम फिर से उच्चारण करेंगे। देखिए, छोटी क्लास की चीजें हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है कोई भी चीज। ठीक है ना, अब जैसे आप फिर से उच्चारण करेंगे, अ से लेकर औ तक का, ध्यान से उच्चारित कीजिएगा। अ, आ, इ, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अ, आ, इ, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ,
ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर यानी कि जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय जिसमें लगता है उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। आप फिर से उच्चारित कीजिए कि अगर आप नॉर्मल में पढ़ें तो आप क्या पढ़ेंगे, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ें तो जैसे हमने कहा कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, आ इह ई उह ऊ, यानी कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय जहां पर लगता है उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर समझ में आया। जैसे मैंने कहा तो उसके बाद आ इह ई उह ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है ना। ये सब क्या है आपके, ये अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा ह्रस्व है कौन सा दीर्घ। अ आ इह ई उह ऊ री ए आई ओ। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आपके दीर्घ स्वर है जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लग रहा है। जैसे आ इह ई उह ऊ री ए आई ओ। ठीक है। तो ये क्या है, आपके दीर्घ स्वर है यानी कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर वर्ण देखिए, जहां पर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इह उह री। ठीक है ना। अ इह उह री, ये कैसे शब्द है जिनके उच्चारण में हमें एक तरह से बिल्कुल भी समय नहीं लगता है या बहुत कम समय लगता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। उसके बाद आते हैं हम प्लुप्त स्वर। आपने देखा होगा कई जगह पर इस तरह से लिखकर फिर ऐसे लगा दिया जाता है चिन्ह। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है, ओम। इसका क्या अर्थ है, ओम। या एक तरह से कहें हम कि बिल्कुल लंबा खींच के इसको यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो देखिए ये प्लुप्त स्वर है और सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे प्लुप्त स्वर होता क्या है। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि कुछ जो आपके शब्द होते हैं जैसे ओम। ठीक है। ये शब्द कैसा है, इसको उच्चारण करने के लिए हमें इस तरह के चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये था आपका स्वर जिसमें आपने दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा और दीर्घ स्वर में आपने देखा कि सारे के सारे आपके जो शब्द हैं औ ओ औ इह उह सॉरी आ ओ औ ई उ आई ए आई। तो सारे के सारे कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर, यानी कि उनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। अब आप एक बार यहाँ पर देखिए, अगर आप उच्चारित करते हैं अ ई री उ तो इनसे डबल समय आप यहीं पर देख लीजिए, जो मैं शुरुआत कर रही हूँ अ आ इह ई उह ऊ। तो आपके ये जो चार अक्षर हैं ये ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और बल्कि ये जो ऐसे हैं जिनके उच्चारण में
ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय। अगर अ बोला है तो आ, इह बोला है तो ई, उह बोला है तो ऊ, री बोला है फिर उसके बाद ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ये है आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ह्रस्व स्वर, हमने पढ़ लिया, प्लुप्त स्वर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? पहले स्वर लिखा। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण में हम अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों के भी 3 भेद आपको बताए। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर, पहले सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण हमें ऐसे शब्दों के लिए जब हम करते हैं जैसे ओम, राम, ठीक है, जिनको हमें लंबा खींचना होता है। अब देखिए ओम शब्द का उच्चारण ओम, ठीक है ना, ओम, बिल्कुल लंबा खींचकर, तो ये है आपका प्लुप्त स्वर। तो जैसे हमने ह्रस्व स्वर में जैसे हमने स्वर में पढ़ा कि इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जस्ट अपोजिट व्यंजन में इसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी कि इसका उच्चारण अन्य स्वरों की सहायता से होता है। कैसे होता है स्वरों की सहायता से? मान लो यहाँ पर है क, ठीक है ना, तो अगर ये क शब्द जो है ना, ये आपका कैसे पूर्ण होता है? ये पूर्ण होता है इस तरह से, आ, यानी कि जब आप क का उच्चारण करेंगे तो आपको कौन सा स्वर आएगा? आ। इसी तरह से अगर आप ख का उच्चारण करेंगे तो आपका स्वर कौन सा आएगा? ख। तो अगर आप एटलीस्ट 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट अगर आप क्लास में दे रहे हैं तो उनका पूरा पूरा उपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो 10 बार पूछिए, नेक्स्ट सेशन में पूछिए और हैंड रेज कीजिए। आप किसी भी तरह से अपने प्रश्न रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पढ़िए एटलीस्ट उसको। और अब देखिए इतनी सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ, आप लोगों में से कोई भी बच्चा नोट डाउन नहीं कर रहा है। अगर आप उस चीज को नोट डाउन करेंगे, घर पे जाकर रिवाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जब आप घर पे जाके लिखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो आपको पता चलेगा कि ये है क्या, और फिर आपको समझ भी आएगा कि यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इस हिसाब से मुझे मैम से सवाल करना है, ठीक है ना। इसीलिए ना आप लिखते हैं, ना आप पढ़कर आते हैं, ना आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, ना क्वेरीज होती है, और कई बार तो क्लास में ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से क्लास में अगर बैठे, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, अगर आप क्लास में बैठे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा उपयोग कीजिए, नोट कीजिए, घर पर जाकर पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से समझ आई होंगी चीजें। कोई भी डाउट रहता है नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें, और बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।